नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की विभिन्न राज्यों में मुक्त रूप से आवाजाही सुनिश्चित की जाए। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके लगाने के पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में कल एक दिन में 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 79.09% मतदान। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता पर कई ठोस कदम उठाए। भारतीय नौसेना ने लापता इंडोनेशियाई पनडुब्बी की खोज और बचाव में सहायता के लिए पनडुब्बी बचाव जलपोत भेजा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री मोदी ने देश भर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्धता की आज उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए कि वो ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाएं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यों से गैस के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इसके तेजी से वितरण और अस्पतालों में इसके उपयोग के नए तरीकों का पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगातार बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। 20 राज्यों की रोजाना 6,785 मीट्रिक टन की मौजूदा मांग के मुकाबले भारत सरकार ने कल उन्हें 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस प्रतिदिन आवंटित करने का फैसला किया है। बैठक में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्धता में रोजाना 3,300 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है और ये अतिरिक्त ऑक्सीजन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, ऑक्सीजन उत्पादकों और अन्य उद्योगों से गैर जरूरी गतिविधियों के लिए गैस के उपयोग को रोककर की गई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही अत्यंत कम तापमान पर ऑक्सीजन ले जाने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैस टैंकरों को ऑक्सीजन के परिवहन में सक्षम बनाया जा रहा है। टैंकरों के आयात और विमानों से टैंकरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में ऑक्सीजन टैंकरों को तेज रफ्तार से बिना रुके एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के बारे में भी चर्चा हुई। इस बीच 105 मीट्रिक टन क्षमता वाली ऑक्सीजन टैंकरों की पहली मालगाड़ी मुंबई से विशाखापत्तनम पहुंच गई है। खाली ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन सप्लायरों को विमान से भी भेजे जा रहे हैं ताकि परिवहन में लगने वाला समय बचे। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अतहर सईद।
चिकित्सा समुदाय के प्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन के किफायती इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया और बताया कि इस कार्य की जांच से कुछ राज्यों की ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है, जबकि रोगियों के लिए इसकी उपलब्धता में सुधार हुआ है। बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय तथा औषधि विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह देश में कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसकी वजह से श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री का कोविड के अधिक प्रकोप वाले राज्यों की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम है। कल दोपहर बाद प्रधानमंत्री देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इलाज में काम आने वाली तरल ऑक्सीजन के टैंकरों के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया है कि विशाखापत्तनम में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे टैंकर रेलवे की रो-रो सेवा के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार रेलवे कोविड-19 के खिलाफ अभियान के अंतर्गत ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी के रास्ते लखनऊ से बोकारो की यात्रा पर है, जो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी करेगी। मंत्रालय के अनुसार ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा के लिए लखनऊ और वाराणसी के बीच हरित कॉरिडोर बनाया गया था। रेल मार्ग के जरिए ऑक्सीजन सड़क परिवहन की तुलना में अधिक तेजी से पहुंचाई जा सकती है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो विभिन्न राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई रोक न लगाएं। परिवहन अधिकारियों को ये निर्देश देने को भी कहा गया है कि वो ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति दें। केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में पत्र लिखा है। वो ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि कोई अधिकारी किसी खास जिले या क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन ले जा रहे किसी वाहन को अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरते समय जब्त न करे। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज से अगले आदेश तक औद्योगिक प्रयोजन के लिए विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के वास्ते ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, परंतु ये रोक 9 उद्योगों के मामले में लागू नहीं होगी। ये हैं इंजेक्शन की शीशियां, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, स्टील प्लांट, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माता, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, खाद्य और जल शुद्धिकरण तथा प्रसंस्करण उद्योग। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वो उपचार में काम आने वाली ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पूर्ति तथा कोविड टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे। देश में वर्तमान गंभीर स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो कोविड महामारी के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन लगाने की उच्च न्यायालयों की न्यायिक शक्ति की जांच करेगी। इससे पहले मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में लगभग पूर्ण लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली, बम्बई, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कोलकाता और इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोविड से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो देशव्यापी स्वास्थ्य संकट को लेकर राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत करे। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय सबके हित में अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, मगर इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और संसाधनों को दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविन पोर्टल 24 अप्रैल से तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार के टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को भी मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रति माह 50% आपूर्ति करेंगे, जबकि शेष 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इन्हें मिलाकर अब संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 59 लाख से अधिक हो गई है। देश में इस समय 22,91,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 14.38% है। कल 2,104 लोगों की मृत्यु हुई, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब तक कोविड से 1,84,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 84.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 1,78,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में कोविड की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। श्री पटनायक ने मौजूदा हालात को युद्ध जैसी स्थिति बताते हुए कहा कि ओडिशा अन्य राज्यों को ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने सहित राष्ट्रीय स्तर पर कोविड से निपटने में हर प्रकार की सहायता देगा। तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उसे राज्य के निकट के संयंत्रों से ऑक्सीजन दी जाए। राज्य सरकार ने उसे कोविड वैक्सीन के आयात की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने केंद्र से अपील की कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वैक्सीन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में सभी राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 500 बिस्तरों का कोविड देखभाल केंद्र 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सुविधा को चालू करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस को निर्देश दिया है। इसका संचालन आईटीबीपी के डॉक्टर और अन्य चिकित्साकर्मी करेंगे। असम में कोविड-19 का फैलाव रोकने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए आज गुवाहाटी में सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी दलों से अपील की कि वे कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि वे कोविड-19 और देश के सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में समाज के निचले स्तर पर जागरूकता पैदा करने के काम में अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं। बाद में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि असम में चिकित्सा ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और रेमडेसिविर औषधि की कोई कमी नहीं है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि वे राज्य में SARS-CoV-2 का भारतीय डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाए जाने के मद्देनजर चौकस रहें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड महामारी से वैकल्पिक जीवन रक्षक दवा के रूप में फेविपिराविर के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रही है। रेमडेसिविर की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण वैकल्पिक दवा का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
श्री टोपे ने बताया कि अपेक्षित 60,000 की जगह मात्र 26,000 रेमडेसिविर की इंजेक्शन ही प्राप्त हो पाएंगी। ऑक्सीजन की कमी के बारे में बात करते हुए श्री टोपे ने कहा कि केंद्र को ग्रीन कॉरिडोर का प्रावधान करके ऑक्सीजन का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि के कारण कंसंट्रेटर का विकल्प आजमाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार प्लास्टिक, थर्मल और स्टील उद्योगों के साथ बातचीत कर रही है, जो इस आवश्यक गैस के उत्पादन और सुरक्षित परिवहन में मदद कर सकते हैं। टीकाकरण पर श्री टोपे ने कहा कि उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विदेशी वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, यदि वह बड़ी संख्या और सस्ती कीमत पर खुराक देने में समर्थ हो तो। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए आज रात 8 बजे से और कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। ये प्रतिबंध ऐसे समय लगाए जा रहे हैं जब कल एक दिन में 67,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए और 568 लोगों की मौत हो गई। ये एक सप्ताह में दूसरी बार है जब राज्य में 67,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार राज्य धीरे धीरे सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाने की ओर अग्रसर है और किसी भी स्थिति में अनावश्यक आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई महानगर क्षेत्र में मंत्रालय और केंद्र सरकार के कार्यालयों के संबंध में विभाग के प्रमुख महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ से अनुमति लेने के बाद कार्यालय में अधिक उपस्थिति के लिए निर्णय ले सकते हैं। जहां तक निजी बसों द्वारा अंतर शहर और अंतर जिला यात्रा का संबंध है, बस सेवा ऑपरेटर्स को एक शहर में अधिकतम 2 स्थानक पर रोकने की अनुमति होगी। यात्रियों को उनके स्थानक पर उतारने के बाद बस ऑपरेटर यात्रियों पर 14 दिनों के लिए घर के संगरोध के लिए हाथ पर मुहर लगाएंगे। यदि कोई ऑपरेटर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो डीएमए उस पर 10,000 का जुर्माना लगा सकते हैं और बार बार उल्लंघन करने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उस वक्त तक जब तक सरकार कोविड-19 महामारी समाप्ति का ऐलान नहीं करती। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नागालैंड में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 53 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 41 दीमापुर में, 10 कोहिमा में और एक व्यक्ति पेरेन और फेक से है। राज्य में कुल 12,800 लोग संक्रमित हुए हैं। इस समय 385 सक्रिय मामले हैं। पुडुचेरी में आज कोविड महामारी के 987 नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक एक ही दिन में संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या है। इसके अलावा प्रदेश में 4 मौत भी हुई है, जिससे महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक मृतकों की कुल संख्या 726 हो गई है। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी में 4,675 परीक्षणों में से 987 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। आज सक्रिय मरीजों की संख्या 5,923 दर्ज की गई। पुदुचेरी में स्वस्थ होने की दर 86.85% है और संक्रमण से मृत्यु दर 1.44 है। केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 1,77,000 से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। पुदुचेरी में कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के साथ शनिवार और रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन भी लागू किया जाएगा। कर्फ्यू कल रात 10 बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात में सुधार के बाद पंजीकरण फिर से खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से कोविड के 22 रोगियों की मृत्यु के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नासिक नगर निगम के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में कल दोपहर बाद अचानक रोगियों को दी जा रही ऑक्सीजन बंद हो गई। आज इस मामले में भद्रकाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नासिक नगर निगम को इस घटना की तुरंत जांच करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में आज 79.09% मतदान हुआ। आयोग ने कहा है कि 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फैले 14,480 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने सैनिटाइजेशन और सुरक्षित दूरी के कोविड उपयुक्त नियमों का पालन करके मिसाल कायम की है। निर्वाचन आयोग ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उत्साह के साथ भयमुक्त होकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें और 8वें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। 7वें चरण के चुनाव में सोमवार को 36 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 8वें और अंतिम चरण का मतदान अगले बृहस्पतिवार को होगा। इस चरण में 35 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती अगले महीने की 2 तारीख को होगी। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद मनोज तिवारी, पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल उत्तर, बारबनी और दक्षिण दिनाजपुर में रैलियां की। ओडिशा में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान की नई तारीख निर्धारित की गई है। अब वहां अगले महीने की 16 तारीख को वोट पड़ेंगे। इससे पहले 13 मई को मतदान किया जाना था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की विभिन्न राज्यों में मुक्त रूप से आवाजाही सुनिश्चित की जाए। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके लगाने के पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। देश भर में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल एक दिन में 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 79.09% मतदान। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता पर कई ठोस कदम उठाए। भारतीय नौसेना ने लापता इंडोनेशियाई पनडुब्बी की खोज और बचाव में सहायता के लिए पनडुब्बी बचाव जलपोत भेजा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मानवता को ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इस तरह की कार्रवाई बहुत तेजी से, बड़े पैमाने पर और विश्व स्तर पर होनी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन पर आज शाम विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकास की चुनौतियों के बावजूद भारत ने प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा दक्षता, वृक्षारोपण और जैव विविधता के क्षेत्र में कई जोरदार कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए 450 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए वचनबद्ध है। We in India are doing our part. Our ambitious renewable energy target of 450 gigawatts by 2030 shows our commitment. Despite our development challenges, we have taken many bold steps on clean energy, energy efficiency, afforestation and biodiversity. श्री मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से 60% कम है, क्योंकि हमारी जीवन शैली परंपरागत टिकाऊ तौर तरीकों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार देश के रूप में भारत सतत विकास की मिसाल बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के अन्य विकासशील देशों को भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी का कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, जिससे स्वच्छ टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन, निवेश जुटाने और पर्यावरण के संरक्षण में प्रयोग में मदद मिलेगी। As a climate responsible developing country, India welcomes partners to create template of sustainable development in India. This can also help other developing countries who need affordable access to green finance and clean technology. That is why President Biden and I are launching the India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership. Together, we will help mobilize investments, demonstrate clean technologies, and enable green collaborations.
श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी वास्तविकता है और इससे उनके जीवन और आजीविका को पहले ही खतरे का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मानवता वैश्विक महामारी से जूझ रही है और इसने जलवायु परिवर्तन के खतरे को भी उजागर कर दिया है। स्वामी विवेकानंद के उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाराण्य बोधत के आह्वान को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को कहा। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के आयोजन की पहल करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार व्यक्त किया। अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को इस जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें दुनिया के 40 से अधिक नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के प्रयासों में इंडोनेशिया की नौसेना की मदद के लिए गहरे समुद्र में बचाव करने वाला पोत DSRV वहां भेजा है। भारतीय नौसेना को कल अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव संपर्क कार्यालय से इंडोनेशिया की पनडुब्बी के लापता होने के बारे में चेतावनी प्राप्त हुई थी। खबर है कि ये पनडुब्बी चालक दल के 53 सदस्यों के साथ बाली के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर अभ्यास कर रही थी। भारत दुनिया के ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास DSRV के जरिए खराब पनडुब्बी की खोज और बचाव की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हनरल प्रोबोवो सुबियांतो से टेलीफोन पर बात की और पनडुब्बी तथा उसके चालक दल के सदस्यों के लापता होने की खबर पर दुख व्यक्त किया। श्री सिंह ने कहा कि भारत बचाव अभियान में पूरा सहयोग दे रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने भारत की ओर से मदद के लिए आभार व्यक्त किया। IPL क्रिकेट में मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। राजस्थान रॉयल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 4 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। 3 मैचों में 3 जीत के साथ बैंगलोर के 6 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। वहीं 1 जीत और 2 हार के साथ राजस्थान 7वें स्थान पर है और उसके 2 अंक हैं। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगलयान परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। अमरीका के मंगल अभियान ने शुक्रवार को मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद ऑक्सीजन बनाकर टेक्नोलॉजी का दूसरा सफल प्रदर्शन किया है। जयपुर के मशहूर कव्वाल फरीद साबरी का देहांत हो गया है। उन्हें निमोनिया होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन कल उनका निधन हो गया। फरीद साबरी के भाई अमीन साबरी ने आकाशवाणी से बातचीत में फरीद साबरी के निधन को कव्वाली जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया है। इतना बड़ा घाटा हुआ है हिंदुस्तान के लिए कि गिराबाजी का जो शेर आदमी था, वाहिद शख्स इंडिया पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे बड़े भाई फरीद साबरी साहब थे। और गाना भी उनका सुभान अल्लाह। मुझे तो बेपनाह कमी महसूस हो रही है कि अल्लाह ना करे कोई जैसे किसी का बाजू कट के गिर जाता है ना, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कह सकते हैं कि वो छोड़ के चले गए हमें। बस ये है कि आने वाले जो लोग हैं उनके कलामों से इंशाल्लाह फैज उठाएंगे। मशहूर सूफी कव्वाल सईद साबरी के दोनों बेटे फरीद साबरी और अमीन साबरी की जोड़ी साबरी ब्रदर्स के रूप में जानी जाती है। उनकी कव्वाली एक मुलाकात जरूरी है सनम और देर न हो जाए सुपरहिट हुई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की विभिन्न राज्यों में मुक्त रूप से आवाजाही सुनिश्चित की जाए। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके लगाने के पंजीकरण 28 अप्रैल से। देश भर में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए।
देश में कल एक दिन में 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 79.09% मतदान। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय नौसेना ने लापता इंडोनेशिया पनडुब्बी की खोज और बचाव में सहायता के लिए पनडुब्बी बचाव जलपोत भेजा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।